नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने चैप्टर के अंदर अम्ल और क्षार के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल के साथ में हमने सीख लिया है। आज अपन बात करेंगे लवण के बारे में। वैसे तो हमने लवण के बारे में पहले ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करने वाले हैं लवण के बारे में। लवण क्या होता है तो देखिएगा, हमने पहले ही पढ़ा था, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। यानी अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को या इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदासीनीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात और अच्छे से ध्यान रखना है, ये तो हमें पता है अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना देते हैं, तो क्या अम्ल और क्षार सारे के सारे एक जैसी होते हैं क्या? अगर मान लो ज्यादा ताकतवर अम्ल है, उसमें कम ताकतवर क्षार को मिला दिया है, तो भी क्या लवण बनेगा वो वैसा ही होगा? नहीं। उसमें जो हमारे लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। लवण भी कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के लवण बनते हैं। ठीक है, एक होता है अम्लीय लवण, दूसरा होता है उदासीन लवण और तीसरा होता है क्षारीय लवण। अब देखिएगा, यहां पर अम्लीय लवण और क्षारीय लवण को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम समझ लेते हैं। एक हम पढ़ते हैं प्रबल। वैसे तो हमने पढ़ लिया था पहले ही। प्रबल अम्ल होता है एक होता है दुर्बल अम्ल। जनरल भाषा में कहें तो अम्ल, जो प्रबल अम्ल होता है वो ताकतवर होता है, मतलब स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन जो दुर्बल अम्ल होता है उसमें अम्ल का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जिसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, या फिर बात करें जिनकी ताकत पर ज्यादा होती है, या फिर हम बात करें जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब कुछ कमजोर अम्ल होते हैं, उसमें अम्ल का मान इतना पावरफुल नहीं होता है। जैसे अम्ल का मान है 0, 1, 2 के आसपास नहीं होता है, थोड़ा उससे कम होता है, तो वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। इसी तरह प्रबल क्षार भी होता है और दुर्बल क्षारक भी होता है। तो इसका मतलब क्या? प्रबल का मतलब ताकतवर हो गया और दुर्बल का मतलब क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे, यहीं पर यही बात समझने वाले हैं। तो अम्लीय जो लवण होते हैं उनका पीएच का मान 7 से कम होता है। हालांकि है लवण, लेकिन पीएच का मान 7 से कम है। उदासीन लवण जो होते हैं उनके पीएच का मान 7 होता है, और जो क्षारीय लवण होते हैं उनका उदासीन का मान पीएच का मान 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा तभी तो वो क्षारीय होगा। और किसी लवण का मान 7 से कम है, इसका मतलब वो कौन सा है? अम्लीय लवण। अब ये बनते कैसे हैं? देखिएगा, इसको बनने के लिए आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आराम से। प्रबल अम्ल यानी ताकतवर अम्ल है, लेकिन जो क्षार हम यूज किया है वो क्या है? दुर्बल है, कमजोर है। ताकतवर अम्ल है, लेकिन जो कमजोर क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा उसमें क्या रहेगा? अम्ल की मात्रा ज्यादा रहेगी, अम्ल की ताकत ज्यादा रहेगी, तो इससे जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण होगा। यानी आप परिभाषा लिखें तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक मिलकर क्या करते हैं? अम्लीय लवण बनाते हैं। कौन से लवण बनाते हैं? अम्लीय लवण बनाते हैं। उसमें अम्ल का मान कुछ रहता है, पीएच का मान 7 से कम होगा। उदासीन लवण का मतलब क्या होता है? ठीक है, उदासीन लवण का मतलब अगर अम्ल भी प्रबल है तो क्षार भी प्रबल होगा। दोनों बराबर बराबर ताकत के, चाहे दोनों स्ट्रांग हो सकते हैं चाहे दोनों वीक हो सकते हैं। मतलब या तो दोनों के दोनों क्या है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो मिलेगा तो उदासीन लवण बनेगा, या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेगा तब भी उदासीन लवण मिलेगा। और उदासीन लवण होता है उसका पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। 7 हमारे शुद्ध वाटर का यानी पानी का मान भी कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट बात करें क्षारीय लवण, तो आप इसको खुद बता सकते हैं। इस बार क्या होगा? अम्ल कमजोर होगा, दुर्बल होगा, लेकिन जो क्षार होगा वो क्या होगा? प्रबल होगा, ताकतवर होगा। तो इससे जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण होगा। इससे जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण। तो क्या परिभाषा बन जाएगी? दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक मिलकर क्या करते हैं? क्षारीय लवण बनाते हैं। ठीक है, इसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो कुछ हमने प्रबल और दुर्बल अम्ल लिखे। प्रबल अम्ल जैसे HCl अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया। ठीक है, या फिर नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये तीनों क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, बहुत ताकतवर अम्ल होते हैं। वहीं दुर्बल अम्ल की बात करें जो कमजोर है, जैसे हम बात करें एसिटिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल आप लिख सकते हैं। कार्बोनिक अम्ल हो गया, ये तो जो अम्ल होते हैं ये दुर्बल अम्ल या कमजोर अम्ल जिसको कहते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जो प्रबल क्षार होते हैं
ठीक है, प्रबल क्षार जैसे प्रबल अम्ल होते हैं जो ताकतवर होते हैं, उसी तरह प्रबल क्षार होते हैं जैसे NaOH और KOH, ये क्या है, प्रबल क्षार है। वही बात करें दुर्बल क्षारक की, तो दुर्बल क्षार होते हैं NaOH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं दुर्बल क्षारक होते हैं, दुर्बल क्षारक कह दो ये होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ लवण के बारे में। आपको उम्मीद है अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लवण के 3 प्रकार होते हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय लवण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साधारण नमक से रसायन। हम बात करते हैं हमारा जो नमक होता है, घर के अंदर आप सामान्य नमक जो यूज करते हैं उससे कई तरह के रसायन बनते हैं। उससे पहले हम देखते हैं नमक कैसे बनता है। तो नमक को आपको पता होगा, हमने देखा है यहाँ पे बहुत सारी अभिक्रियाओं में कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, जैसे हमने देखा यहाँ पे जब हम HCl अम्ल की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, NaOH से करवा देते हैं, तो क्या बनता है, एक तो NaCl बनता है यानी सोडियम क्लोराइड और साथ में जल बनता है। ये क्या होता है, यही नमक होता है। ये क्या होता है, नमक। हम घर में जो सामान्य नमक खाने के लिए यूज में लेते हैं वो ये होता है। लेकिन इस प्रोसेस से हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके हम इतना अम्ल जो नमक है वो नहीं बना सकते। ठीक है, तो इतना नमक हम ऐसे इस अभिक्रिया से बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये नमक मिलता कैसे है, आपको पता होगा समुद्र से बहुत सारे लवण समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से ही एक लवण है सोडियम क्लोराइड, उसको कई विधियों द्वारा कई प्रोसेस से उसको अलग करके और हमें जो नमक है वो मिलता है। तो मेनली जो हमें नमक है वो झीलों से और समुद्र से मिलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे पहला नमक का उत्पादन है। नमक के कच्चे पदार्थ के रूप में नमक से जो चीजें यानी नमक का उपयोग करके कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया। ठीक है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं वो किससे बनती है, नमक से बनती है। नमक की अभिक्रिया दूसरे पदार्थों के साथ करवा के और ऐसी चीजें बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसे बनता है। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में होनी चाहिए, जो हम पदार्थ नाम लिखेंगे उनका नाम, उसका सामान्य नाम क्या होता है, आम भाषा में उसको क्या कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसके सूत्र क्या है और उनके उपयोग, ये मेन चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का, यानी सोडियम क्लोराइड यानी हमारा नमक है, उसको पानी में घोलकर जो विलयन बनाया जाता है उसका विद्युत अपघटन करने से, उसका क्या करने से, विद्युत अपघटन करने से क्या होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने से क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। ठीक है, किस तरह से होता है देखिएगा, हमने यहां पर क्या लिया है, एक बड़ा सा पात्र लिया है जिसके अंदर हमने पानी डाल रखा है। कौन सा पानी, जिसमें नमक घुला हुआ है, यानी नमक का घोल वाला पानी हम इसके अंदर डाल रखा है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक बैटरी के प्लस वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है जिसको हम एनोड कहते हैं, एक माइनस वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है जिसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, और यहां से बैटरी से जुड़ा है। जैसे हम इसका स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने से एनोड वाले सिरे से ऊपर कौन सी गैस, क्लोरीन गैस निकलेगी, क्योंकि ये पानी में क्या है, सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। सोडियम क्लोराइड जैसे ही पानी में घुलता है तो उसके आयन अलग अलग हो जाते हैं, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा विद्युत अपघटन करने से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये क्लोरीन की तरफ, ये एनोड के ऊपर कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड के ऊपर से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और धीरे धीरे ये जो विलयन है, ये जो सॉल्यूशन है, वो सोडियम क्लोराइड से किसमें चेंज हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो यहां पर देखिएगा किस तरह से जलीय विलयन तो कराने पर एक क्या बनता है, NaOH बनता है, एक क्लोरीन बनता है, एक हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस प्रक्रिया को देखो क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्लोर क्षार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन का निर्माण होता है और एक क्षार का निर्माण होता है। NaOH क्या है, एक क्षार है। तो इससे 2 चीजों का निर्माण होता है, एक तो होता है क्षार और एक साथ में क्लोरीन गैस, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया या प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने से क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए आइए हम इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन करने से किस तरह से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन करते हैं तो किस तरह से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, किस तरह से देखिएगा क्लोरीन गैस निकलती है और किस तरह से हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो यहां पर हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, यानी जो नमक होता है वही लिया है।
साधारण नमक है, लेकिन ये क्या है, प्योर सोडियम क्लोराइड है। इसको हम पानी में डालेंगे और इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो यहां पर दो तरह की गैसें बनेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर पानी के अंदर डाल दिया है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, सोडियम क्लोराइड डाल लेता हूं। यहां पर मैंने सोडियम क्लोराइड डाल लिया है, इसको कर लेते हैं मिक्स इसके अंदर ताकि अच्छी तरह से घुल जाए। अब मैंने यहां पर लिया है, यहां पर दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, इधर वाला भाग है एनोड, ये है कैथोड। इसको बैटरी के प्लस वाला हिस्से से जोड़ते हैं, इसको माइनस वाला हिस्से से। तो मैंने यहां पर एक बैटरी ली है, इससे मैं कनेक्ट कर देता हूं और इसको इसके अंदर डाल देता हूं। जैसे ही मैं इसके अंदर डाल के यहां से मैं क्या करता हूं, बैटरी से इसको कनेक्ट कर देता हूं। यहां पर हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। को एनोड के ऊपर जो गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है, क्लोरीन गैस के बुलबुले बन रहे हैं, और दूसरी तरफ बन रहा है कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहां से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है और साथ में ये धीरे धीरे सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड से बदलकर किसका बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बन रहा है। तो लगातार रखे रहेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकल जाएगी और फिर क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये थी क्लोर क्षार प्रक्रिया। आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि हमने यहां पर अभी प्रैक्टिकल के अंदर देखा, किस तरह से हमने देखा प्रैक्टिकल के अंदर जो कैथोड, एनोड और कैथोड के ऊपर किस तरह से गैस जो आपको बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, किस तरह से वहां पर एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस है वो निकल रही थी और वहीं कैथोड के ऊपर जो गैस निकल रही थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। अब जो सॉल्यूशन धीरे धीरे किस में बदल रहा था, वो सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल रहा था। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो यहां पे तीन चीजें बनी है, देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब इसके उपयोग देख लेते हैं हम, तो एक एक का उपयोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं H2 यानी हाइड्रोजन का क्या उपयोग है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन का मतलब आप समझते हो, जैसे गाड़ियों में डीजल पेट्रोल है वो ईंधन का काम करता है, वैसे ही हाइड्रोजन का भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका ज्यादातर जो रॉकेट वगैरह होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है ईंधन के रूप में हो गया मार्गरीन बनाने। मार्गरीन क्या होता है, मार्गरीन मतलब होता है एक नकली मक्खन जिसको कह सकते हैं। एक मक्खन ही होता है एक प्रकार का जिसको हम नकली मक्खन कहते हैं, ठीक है। उसका हाइड्रोजनीकरण करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा है खाद के लिए अमोनिया में, जो खेतों में और इसमें खाद डालते हैं, जो अमोनिया खाद होती है उसके अंदर भी हाइड्रोजन का यूज होता है। उसके बाद बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन के क्या क्या उपयोग है, तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है सबसे अच्छा जल की स्वच्छता के लिए, जल को साफ करने के लिए, पीने का पानी है या कोई भी पानी है उसको साफ करने के लिए। दूसरा है स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में भी जो पानी होता है, आप देखते हैं बहुत सारे लोग वहां पर क्या करते हैं, स्नान करते हैं, उसके अंदर नहाते हैं, ठीक है, स्विमिंग करते हैं, लेकिन शाम को वापस से उसके अंदर आपने देखा होगा एक स्पेशल तरह की लिक्विड जो डाली जाती है, ठीक है, एक तरह का स्पेशल तरह का सॉल्यूशन जो डाला जाता है, रसायन जो डाला जाता है वो क्या होता है, क्लोरीन होता है, जिससे वो पानी है बिल्कुल क्लीन रहता है। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में इतना पानी साफ होता है वो क्लोरीन के कारण। पीवीसी बनाने में सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, उसके निर्माण में सीएफसी के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है गैस, उसके अंदर यूज होता है। रोगाणुनाशक यानी कई तरह की दवाइयां, कीटाणुनाशक यानी कई तरह के रसायनों के अंदर रोगाणुनाशक और कई तरह की मतलब खेतों में इसमें डालने वाली दवाइयों में भी इसका यूज होता है। उसके बाद है सबसे लास्ट में NaOH। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका आम भाषा में नाम क्या कहते हैं, इसको हम साधारण भाषा में आपने नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अब ये कास्टिक सोडे का उपयोग आपको पता है साबुन बनाने में यूज होता है। मार्जक यानी अपन जो सर्फ काम में लेते हैं आम भाषा में जिसको सर्फ बोला जाता है, वॉशिंग पाउडर जो होता है उसको बनाने में यूज होता है। कागज बनाने वाली फैक्ट्री में इसका यूज होता है, उसको क्लीन करने के लिए पहले। कृत्रिम फाइबर बनाने में जो रेसे बनाए जाते हैं, फाइबर जो बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से, उसके अंदर भी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। धातुओं से ग्रीस हटाने में, अब देखो कोई चीज साफ नहीं हो रही तो अपन उसके अंदर कास्टिक सोडा लगाकर उसको साफ करते हैं, तो इसी तरह धातुओं के ऊपर ग्रीस मतलब जो आपने देखा होगा टायर वगैरह में ग्रीस जो दिया जाता है, ठीक है, उससे वहां से हटाना है तो आप कास्टिक सोडे का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से इससे बनने वाले जो हम क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है, इसके अंदर 3 तरह के उत्पाद बनते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनता है। इसके उपयोग क्या क्या है आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जो पदार्थ है नमक से बनने वाला, ठीक है, कच्चे पदार्थ के रूप में नमक का उपयोग करके अगला जो पदार्थ बनता है वो है विरंजक चूर्ण। नाम सुना होगा आपने, विरंजक चूर्ण, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से विरंजक चूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 इसका
सूत्र होता है, अणुसूत्र, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी, Cl2 का मतलब क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है किसका, विरंजक चूर्ण का। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। और ये कैसे बनता है, जब बुझे हुए चूने में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, जो अभी हमने देखी थी नमक के विलयन में, नमक के विलयन का विद्युत अपघटन करने पर, यानी सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कर रहे थे, तो वहां कौन सी गैस निकल रही थी, क्लोरीन गैस। तो उस क्लोरीन गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा और साथ में जल बन जाएगा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण आपसे पूछा जाता है विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्रोसेस है, बुझे हुए चूने में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, ये रहा। अब आपको याद रखना है इसके उपयोग क्या क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग आपने विरंजक चूर्ण में देखा होगा, पीने के पानी को शुद्ध करने में। हमारे घरों में जो पानी आता है उसमें एक तरह का रसायन डाला जाता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप किसी सिटी वगैरह में रहते हैं तो आपने जरूर देखा होगा, कई बार हमारे घरों में जो पानी आता है उसके अंदर क्या होता है, ऐसे लग रहा है जैसे दवाई मिली हुई है, कुछ केमिकल इसके अंदर मिला रखे हैं, उसकी स्मेल आती है। वो वास्तव में क्या होता है, विरंजक चूर्ण ही होता है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट येलो कलर का विरंजक चूर्ण होता है, जो पानी को साफ कर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है इसका कौन सा, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने में, जीवाणु मुक्त करने में। उसमें कई बैक्टीरिया वगैरह उसको खत्म कर देता है वो, यानी सीधा सा पानी पीने को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है उद्योगों में उपचायक के रूप में। किसके रूप में, उपचायक के रूप में। ये क्या करता है, उपचायक का काम करता है। तो वहां पर किसी भी चीज से आपको क्या करवाना है, उपचयन करवाना है, तो इसको उपचायक के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इसका उपयोग वस्त्र तथा कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। विरंजक मतलब होता है जैसे भी कपड़ा बनता है या कागज बनता है, पहले उसको बिल्कुल व्हाइट बनाया जाता है, ठीक है, एकदम क्लीन व्हाइट बनाया जाता है, फिर उसको बाद में उसके अलग अलग कलर दिए जाते हैं, तो उसके रूप में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये विरंजक चूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, अगला जो पदार्थ है वो है बेकिंग सोडा। नाम सुना होगा आपने बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। बेकिंग सोडा या जिसको खाने का सोडा बोला जाता है, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक नाम है Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है किसका, बेकिंग सोडे का। ठीक है, अब बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, सोडियम क्लोराइड से ही बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का क्या लिया जाता है, जलीय विलयन लिया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया दोनों ही क्या किए जाते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा है वो बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड, देखो NaCl लिया या नहीं लिया, ये कच्चे पदार्थ के रूप में। अब यानी नमक का उपयोग करके जो जो पदार्थ चीजें आप बना सकते हैं, इसका मतलब कच्चे पदार्थ के रूप में हम क्या काम में ले रहे हैं, नमक काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका जलीय विलयन में जब CO2 और NH3 अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को क्या किया जाता है, अभिक्रिया करवाई जाती है, इससे CO2 से और NH3 से अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बन जाता है, एक तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और दूसरा हमारा बनता है बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अगर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर गर्म कर दे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में CO2 भी निकलती है इसके अंदर से। क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है इसको गर्म करने से। चलिए इसके बाद इसके उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो है क्या है, स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में। जब हम पकोड़े बनाते हैं तो वो क्या है, फूले हुए रहते हैं। वो किस लिए फूल जाते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर अगर बेकिंग सोडा डाल दें, खाने का सोडा जो है जिसको मीठा सोडा कहा है, अगर वो डालना है तो वो क्या होता है, जैसे उसको हम बाद में गर्म करेंगे तो उसमें से CO2 गैस निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। हमें वो फूले हुए, जैसे आपने देखा हो केक भी फूल जाता है, ठीक है, ब्रेड भी होती है वो फूली हुई, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हमने उसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो डाला है और उसको जैसे ही गर्म करते हैं उसके अंदर CO2 गैस बनती है और CO2 गैस की वजह से वो फूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है बेकिंग पाउडर बनाने में, स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े केक वगैरह बनाने में बेकिंग पाउडर बनाए। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है, ध्यान रखना। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है,
बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिलाने से क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। टार्ट्रिक अम्ल हमने देखा था इमली में पाया जाता है। इमली कौन सी कंपनी की बढ़िया थी, टाटा की, तो हमें याद है इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। तो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल आपस में मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। इसके बाद में अगला है एंटासिड के रूप में। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर ही हमने पढ़ा था कि हमारे पेट के अंदर कभी कभी क्या होता है, अम्ल जो है HCl अम्ल अधिक मात्रा में बन जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, पेट में जलन या एसिडिटी हो जाती है। इसके उपचार के लिए जो हम पदार्थ यूज करते हैं उसको हम एंटासिड या परती अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडे का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पेट में अम्ल या कह सकते हैं एसिडिटी हो गई तो इसका उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र क्या होता है, जो यंत्र आग बुझाने के लिए काम में ले जाता है, क्योंकि इसके अंदर बनती है CO2 गैस और CO2 गैस जो होती है वो आग बुझाने के लिए कारगर होती है, इसलिए हम इसके अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात करें तो हमारे पास अगला जो है पदार्थ वो है धावन सोडा। जैसे हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था, ये धावन सोडा है। धावन सोडा कैसे बनता है देखिएगा, हमने देखा धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, यानी क्रिस्टलीकृत सोडियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, क्रिस्टलीकृत सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम कह सकते हैं। बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं, बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। बेकिंग सोडे को हमने गर्म किया था, देखिएगा हमने बेकिंग सोडे को गर्म किया था पिछले देखो हमने देखा था, यहां देखो ये रहा, बेकिंग सोडे को हमने गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट बना। इस सोडियम कार्बोनेट का अगर हम क्या कर दें, क्रिस्टलीकरण कर दें, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल के अणु जोड़ दें, तो उससे धावन सोडा बन जाता है। यानी क्या परिभाषा बनेगी, कैसे प्राप्त किया जाता है जो धावन सोडा है, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो बेकिंग यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने से, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल के कुछ अणु जोड़ने से क्या बन जाता है, धावन सोडा बन जाता है। यह एक क्षारीय लवण होता है, हमने देखे थे ना लवण 3 प्रकार के, तो ये एक क्षारीय लवण होता है। ठीक है, तो यहां पर हम कितना है, देखो यहां पर सोडियम कार्बोनेट बना, इसके अंदर 10 जल के अणु जोड़ देते हैं, कितने, 10 अगर जल के अणु जुड़े हुए हैं तो इसको हम कह देते हैं धावन सोडा। ये क्या बन गया है, ये बन गया है धावन सोडा, इसको हम क्या कहेंगे, धावन सोडा कहेंगे। अब इसके उपयोग देखें तो इसका उपयोग क्या क्या है, इसके उपयोग की बात करें तो कांच उद्योग में, साबुन, कागज उद्योग में, कांच बनाने वाली फैक्ट्रियों में इसका यूज होता है। ठीक है, साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों में यूज होता है और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। किसका, जो हम धावन सोडा बात करें या वाशिंग सोडा या धावन सोडा जिसको कहते हैं। दूसरा है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में। बोरेक्स क्या होता है, सोडियम का एक यौगिक होता है जिसके अंदर सोडियम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। इसके निर्माण में क्या किया जाता है, इस धावन सोडे का उपयोग किया जाता है इसको बनाने में। घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, घरों की जो साफ सफाई है उसके अंदर उपयोग किया जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग होता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। जैसे मान लो आप कपड़े धो रहे हैं और उससे नहीं धुल रहा है तो इसको डालेंगे तो आसानी से कपड़े धुल जाएंगे। तो हमने एक देखा था विरंजक चूर्ण जो पीने के पानी को साफ करता है। ठीक है, पीने के पानी को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, जबकि जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा, या फिर बात करें वाशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा जिसको कहा जाता है, इसका उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हमारा, आप एक सब में ही उपयोग लिख सकते हो, सभी में उपयोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी लैब में तो इन सबका उपयोग किया जाता है, प्रयोग करने में तो सबका उपयोग किया जाता है। तो कहीं पर आप उपयोग भूल जाओ तो लिख सकते हो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। कौन सा लिख सकते हो, ये उपयोग सभी में लिख सकते हो, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक, ये सभी में ही लिख सकते हो आप। कोई सा भी आपसे पूछे इन 4-5 में से कोई सा भी आपको यौगिक पूछे, आप ये तो लिख ही सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद बात करें, हमारा अगला जो पदार्थ है वो कौन सा है, वो है, अगला जो नेक्स्ट पदार्थ है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम सुना होगा, अगर वो नहीं सुना तो आपने ये तो जरूर सुना होगा, पीओपी। हमारे घरों में पीओपी का यूज किया जाता है दीवारों को व्हाइट वगैरह करने में, जैसे पुट्टी का यूज होता है, वॉल पुट्टी होती है, उसी तरह की पीओपी होती है, सेम नहीं होती, ध्यान रखना, अलग होती है। इसका सूत्र होता है CaSO4 आधा H2O, 1/2 या आधा H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट जिसको बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट,
क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट, क्योंकि आधा अणु होता है जल का। जल का कितना अणु होता है, आधा अणु होता है। कैसे प्राप्त किया जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिप्सम को गर्म करने से। ये देखो कैसे प्राप्त किया जाता है, यहां से लिखा हुआ है, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने से क्या होता है, जो पीओपी है या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है उसका निर्माण होता है। यानी जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण पेरिस में हुआ था। सबसे पहले इसका निर्माण या यूज क्या है तो पेरिस में किया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, ये होता है जिप्सम का सूत्र। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, यहां पर दो अणु अगर जल के होते हैं तो इसको जिप्सम कहा जाता है, जिप्सम के। लेकिन इसको गर्म करेंगे कितना, 373 केल्विन पर गर्म करते ही क्या हो गया, कुछ जल के अणु उसमें से निकल जाएंगे। अगर आधा जल को अणु रहेगा तो उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी कहेंगे। ठीक है, अब जिप्सम से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको वापस पानी मिला दे, इसको वापस पानी मिला दे तो वापस जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, हमने देखा होगा जैसे पीओपी लेके आता है उसको पानी मिला के थोड़ी सी देर में वापस क्या हो जाता है, जम जाता है, वापस क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को सॉरी जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने से वापस जिप्सम बन जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, मूर्तियां सजावटी सामान वगैरह बनाने में। आपने देखा होगा पीओपी की बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां वगैरह बनी होती है। ठीक है, और जो कई खिलौने हैं, सजावटी सामान है, जैसे पॉट वगैरह होते हैं, वो किसके बने होते हैं, पीओपी के बने होते हैं, तो इसके अंदर इसका यूज होता है। दूसरा क्या है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। अगर कहीं से हड्डी टूट जाती है तो आपको पता है वहां पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जो चूने का प्लास्टर होता है, वो चूना जो होता है वो पीओपी ही होता है, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से वहां से हड्डी हिलती नहीं है और कुछ समय बाद में हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। ठीक है, तो हड्डियों को जोड़ने, टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। और घरों की सतहों को या दीवारों को चिकना बनाने में, क्योंकि आपको बताया था जैसे वॉल पुट्टी की जाती है वैसे क्या किया जाता है, वैसे ही पीओपी भी की जाती है। तो यहां हमने देखा मूर्तियां सजावटी सामान बनाने में पीओपी का उपयोग होता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और घरों की सतह को चिकना बनाने में, दीवारों पर किया जाता है। यहां पर हमने देखा था एक शब्द था क्रिस्टलीकरण जल या क्रिस्टलन जल जिसको कहते हैं। क्रिस्टलीकृत जो शब्द हमने सुना था, क्रिस्टलन जल क्या होता है, तो देखो लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को, अगर जल के लवण के इकाई सूत्र में जल के कुछ अणु जुड़ जाते हैं, जिसमें भी अणु जुड़े हुए हैं उसको हम क्रिस्टलन का जल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन का जल। जैसे हमने देखो सोडियम कार्बोनेट, यहां पर 10 अणु जल के डॉट करके 10 अणु जल के जुड़े हुए, तो इसको हम वाशिंग सोडा या धावन सोडा हमने लिखा था। यहां पर CuSO4.5H2O, ये जलीय कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है, जलीय कॉपर सल्फेट। इसमें देखो 5 अणु जल के जुड़े हुए। वहीं बात करें CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, यहां पर 2 अणु क्या है, जल के जुड़े हुए, इसको जिप्सम कहेंगे। एक और हमने अभी अभी देखा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लिख सकते हो, 1/2 H2O, ये क्या होता है, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ऐसे जिसमें भी जल के अणु जुड़े हुए हैं उसको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये देखो जल के अणु जैसे भी ये डॉट करके जुड़ते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। किसी भी लवण के सूत्र में जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होती है। अब ऐसा नहीं कि इसमें आप 10 की जगह 11 कर दे तो नहीं, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जितने हैं फिक्स निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ती है उसी को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लगातार जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल से सीख रहे हैं ताकि आपको आसानी से और एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और जिसको आप हमेशा के लिए याद रख पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।